हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसमें गणित से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे कैसे हल करना है, ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने जो है एकलव्य स्कूल की जो परीक्षा होती है उसमें रीजनिंग से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, उसे कैसे हल करना है, ये हमने 50 प्रश्नों को हल किया था। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी ज़रूर से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इस वीडियो में समझते हैं कि गणित से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, गणित में जो है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। यहाँ पास जो हम गणित का प्रश्न अभी हल करने वाले हैं, ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष का प्रश्न है। पिछले वर्ष ये सारे प्रश्न जो है पूछा गया था, इसी को जो है मैं इस वीडियो में रखा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 9821 माइनस 2589 में वास्तविक अंतर ज्ञात कीजिए। वास्तविक अंतर का मतलब होता है कि जब हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। जहाँ भी अंतर शब्द उपयोग होगा वहाँ पर समझ जाइए कि आपको प्रश्न में घटाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका वास्तविक अंतर ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पास है 9821, इसमें से घटाना है 2589, ठीक है। चलिए इसको घटा देते हैं। देखिए यहाँ पास 1 है, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11 में से घटाएंगे 9 तो बचेगा 2, ओके। अभी यहाँ पास जो आपका 2 था ये हो गया है 1, क्योंकि 1 जो है यहाँ से हासिल दे दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब देखिए 1 में से 8 जो है नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, हम इस 8 से 1 हासिल लेंगे, और जब 8 से जो है 1 हासिल लेंगे इस 8 से, तो ये हो जाएगा 11। तो 11 में से घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा, तो बचेगा 3, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए ये जो 8 था, जब इसको 1 हासिल दिया तो ये हो जाएगा आपका 7, और 7 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। 9 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 7232, ठीक है। देखिए सही आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन देखिए 7140 है, इसलिए ये जो है गलत होगा। दूसरा देखिए 7232, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 30 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 9000 रुपये है, बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, ठीक है। क्या बोला गया है कि 30 मजदूर है, मजदूर मतलब कि जो लोग काम वगैरह करते हैं उसको मजदूर कहते हैं। तो 30 मजदूर की एक दिन की मजदूरी है 9000 रुपये। कितने मजदूर की, 30 मजदूर की। तो हमें क्या करना है, बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें बहुत सारे मजदूरों का मजदूरी दिया गया है और हमें एक मजदूर का मजदूरी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मजदूर की संख्या को जो है उसके मजदूरी से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9000 है, इस 9000 को भाग कर देंगे 30 से। किससे करेंगे भाग, 30 से, ठीक है। तो देखिए भाई इसको 30 से जो है भाग करते हैं। तो देखिए इसको भाग कैसे करेंगे, देखिए 30 तिहाई होता है 90, ठीक है। अगर 30 का गुणा करेंगे 3 के साथ में तो कितना आएगा, 3 शून्य शून्य, 3 तिहाई 9, ये आएगा 90, ठीक है। तो 3 बार में आया 90, घटा देंगे ये कट जाएगा। अब यहाँ उतारेंगे 0 को, 30 शून्यम ये हो जाएगा 0, ये कट गया। अब उतारेंगे इस 0 को, यहाँ पास 30 शून्यम 0, ये 0 आ गया, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 300, यानी कि एक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, तो एक मजदूर के हिस्से में आएंगे 300 रुपए, ठीक है। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है 200 रुपए, ये होगा गलत। दूसरा ऑप्शन है 100 रुपए, ये होगा गलत। तीसरा ऑप्शन है 300 रुपए, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी हमें एक से अधिक
मजदूरों की संख्या दिया हुआ है या फिर कोई भी वस्तु की संख्या दिया हुआ है और उसका मूल्य दिया हुआ है, और अगर हमें किसी एक का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको भाग करके निकालते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 300। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 1000 रुपये में एक पंखा खरीदा और 1575 रुपये में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है, इसको जो है हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, दुकानदार ने 1000 रुपये में पंखा खरीदा। ठीक है, यानी कि हम पंखा को क्या कर रहे हैं, 1000 रुपये में ले रहे हैं। ठीक है, तो जो खरीदते हैं ना उसको कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य हुआ 1000 और 1575 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पास जो बेच रहे हैं ये मूल्य क्या है, आपका ज़्यादा है। ठीक है, जो बेच रहे हैं वो मूल्य क्या है, ज़्यादा है। मैं यहाँ पास जो है लिख देता हूँ, क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जिस मूल्य में खरीद रहे हैं वो होता है आपका क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य से बेच रहे हैं वो होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पास देखिए आपका विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि बेच रहा है उस मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि 1575 में से क्या करेंगे, 1000 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, 5 में से शून्य गया 5, 7 में से शून्य गया 7, 5 में से शून्य गया 5, 1 में 1 गया 0, तो क्या बचा 575। ठीक है, तो क्योंकि हम वस्तु को जो है बेच रहे हैं वो मूल्य क्या है, ज़्यादा है, और जो खरीदे हैं वो मूल्य क्या है, कम है। तो जब हम बेच रहे हैं वो मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि दुकानदार को जो है 575 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है 500 रुपये का लाभ, ये गलत होगा। दूसरा है 500 रुपये की हानि, ये गलत होगा। तीसरा है 575 रुपये की हानि, ये गलत है। चौथा क्या है 575 रुपये का लाभ, ये बिल्कुल सही है। दुकानदार को क्या हुआ, 575 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि इसको जिसका विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है, यानी कि बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 153 रुपये है तो 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया गया है, हमें जो है दिया गया है 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य। ठीक है, और हमें जो है 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 153 रुपये। ठीक है, क्या दिया है हमें, 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य दिया है 153 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ये जो 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य दिया है यहाँ से हम सबसे पहले 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालेंगे, और 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 153 दिया हुआ है ना, ये 153, इसको इस 17 से जो है भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 17 से भाग कर देंगे। चलिए भाग करते हैं, तो आपको 17 का पहाड़ा जो है आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर पहाड़ा जो है लिख सकते हो। ठीक है, देखिए 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या है, 17 निया होता है 153। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 9, 9 बार में कितना आ जाएगा 153। ठीक है, 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 17 निया होता है 153। तो देखिए जब 17 से 153 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 9 आया, तो ये 9 क्या है, ये जो है आपका 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य है। ये 9 क्या है, ये जो है आपका 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य है। कितना है, 9 रुपया। ठीक है, तो जब हमें अब 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य प्राप्त हो गया है तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य। तो अब हम 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 9 के साथ में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम का मूल्य है 9 रुपये, तो हमें 3 किलोग्राम का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे हम 9 गुणित 3 करेंगे, तो कितना आएगा, 9 तिया 27, तो ये होगा आपका 27 रुपये। ठीक है, तो 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा, 27 रुपये होगा। समझिए, जब हमें 1 से अधिक केजी का मूल्य दिया है और जब 1 केजी का मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग कर देंगे, तो हमें 1 केजी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा।
और जब 1 केजी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम आगे कितना भी केजी का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 केजी टमाटर का मूल्य कितना होगा, 27 रुपये होगा। तो देखिए सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन है 153 रुपये, ये गलत होगा। दूसरा है 27, ये बिल्कुल सही होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पास है देखिए 8% बराबर खाली स्थान। ठीक है, तो देखिए ये जो 8% है इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पास ये जो 8% लिखाया है ना, इसका मान क्या होता है समझिए। ये जो प्रतिशत होता है इसका मान होता है 1/100। ठीक है, तो जो प्रतिशत है इसके जगह पे हम लिखेंगे 1/100, ये होगा 1/100 इस तरह से, यानी कि 8 को जो है 100 से भाग करना है। ठीक है, देखिए ऊपर में जब यहाँ क्या है 8 गुणित 1 है, तो 8 गुणित 1 का मान कितना आएगा 8, और नीचे में क्या है बटे 100, तो ये हो जाएगा 8/100। इसका मतलब होता है कि 8 को जो है हमें 100 से भाग करना है। ठीक, तो चलिए 8 को जो है 100 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 100 के पहाड़ा में 8 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे और लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाने से क्या होता है, जो संख्या है यहाँ पास एक 0 बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया 80, अब भी 100 के पहाड़ा में 80 जो है नहीं आएगा, तो यहाँ लगाएंगे एक 0 और यहाँ पास दशमलव के बाद जब हम एक 0 लगाते हैं तो यहाँ अंदर में भी एक 0 बढ़ जाता है। ठीक है, अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 अट्ठे होता है 800, या आपको पहाड़ा नहीं आता तो 100 का गुणा 8 से कर सकते हो। 8 शून्यम शून्य, 8 शून्यम शून्य, 8 एकम 8, इतना आया 800 आया। तो 100 अट्ठे 800। ठीक, ये 800 आया, ये आपका कट गया 800, तो क्या प्राप्त हुआ 0.08 प्राप्त हुआ। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन देखिए 0.8, ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 0.008, ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 0.08, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर है 0.08। ठीक, अब देखिए छठवां क्वेश्चन, 18, 36, 54 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पास दिया है आपका 18 है, ठीक है, यहाँ पास है 36 और यहाँ पास है 54। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं, मैं दोनों को बताऊंगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो है अलग अलग हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 18 जो है किससे भाग जाएगा 2 से। ठीक है, 2 निया 18। 9 किससे भाग जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से भाग। 3 तिहाई होता है 9, 3 एकम 3। ठीक है, वैसे 36 का भी निकालेंगे, 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, एक बचेगा, ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि 36 को 2 से भाग करने पर आएगा 18। इसको फिर 2 से भाग करेंगे, 2 निया 18, इसको 3 से करेंगे भाग, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक है, 54 है, इसको 2 से करेंगे भाग, 2 दूने 4, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 54 को 2 से भाग करने पर आएगा 27। और इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 निया होता है 27, इसको फिर 3 से करेंगे भाग, 3 तिहाई होता है 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। देखिए यहाँ पास जो है आपका 18 है, 18 के लिए क्या क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 3 होगा। ठीक है, यहाँ पास है 36, 36 के लिए आपका होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, आपका 54 है, यहाँ पर 54 के लिए होगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, इसको जो है इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए जो 18 में जो जो संख्या इन तीनों में मिल रहा है, ठीक है, यहाँ 18 है, 36 है, 54, इसके जो यहाँ पास गुणनखंड है, ठीक है, ये क्या है गुणनखंड, इसमें जो जो संख्या समान होगी उसको हम अलग से लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, इन तीनों में क्या है 2 2 है, इस 2 को लिखेंगे अलग से, यहाँ कर देंगे 2 गुणित। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका 3 है, यहाँ पास है 3, इसमें 2 है, यहाँ देखिए इसमें भी क्या है 3 है, तो आपका यहाँ से 3 हो गया, एक 3 यहाँ से हो गया और एक 3 आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, आपका तीनों में है, इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को जो है यहाँ लिखेंगे, फिर कहेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ भी 3 है, ये वाला 3, इसमें भी आपका 3 है,
और एक 3 इसमें भी है। ठीक, तो तीनों में क्या है, 3 3 है, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, तो हमें प्राप्त हुआ 18। ठीक, तो ये जो 18 प्राप्त हुआ यही होगा आपका महत्तम समापवर्तक। क्या होगा, ये होगा आपका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है 72, ये गलत होगा। दूसरा है 36, ये भी गलत होगा। तीसरा है 54, ये भी गलत होगा। चौथा है 18, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक तरीका और है महत्तम समापवर्तक निकालने का, उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसी के यहाँ पास है 18, यहाँ पास है 36 और यहाँ पास है 54। ठीक है, हम इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन कैसे, देखिए ये जो 18 है, 36 है, 54, तो हमें यहाँ पास जो इसको ऐसी संख्या से भाग करना है जिससे ये तीनों की तीनों संख्या भाग जाए। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों संख्या जो है 2 से भाग जाएगा। किससे आएगा भाग, 2 से। देखिए 2 से भाग करने पर यह आएगा 2 निया 18, कितना आएगा 2 निया 18। ये जो है आपका 36 जो है 18 बार में भाग जाएगा और 54 जो है ये 27 बार में भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद अब फिर से अब यहाँ से ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिससे कि ये तीनों के तीनों संख्या भाग जाए। तो 2 से तो ये तीनों की तीनों संख्या भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भाग करेंगे 3 से। ठीक है, 3 तिहाई हो जाएगा 9, 3 छंग 18 और 3 निया 27। ठीक है, अब फिर से यहाँ पास ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो ये तीनों संख्या जिससे भाग जाए, तो ये तीनों संख्या जो है आपका 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास नीचे में कोई ऐसा संख्या है क्या जिससे ये तीनों की तीनों संख्या भाग जाए, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, तो अब इसे छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पास जो हमें ये संख्या प्राप्त हुआ है 2, 3 और 3, इनका जो है आपस में गुणा कर देंगे। कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो हमें प्राप्त हुआ 18। ठीक है, तो ये भी होगा आपका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इन दो तरीकों से जो है आप निकाल सकते हो, या तो आप इसका अलग अलग जो है निकाल सकते हो, फिर उसको जो है ऐसे लिख करके देखोगे, जो तीनों में होगा उसका फिर से आपस में गुणा करोगे और जो संख्या प्राप्त होगा वो हमारा होगा महत्तम समापवर्तक। है समझ में, तो यहाँ पास महत्तम समापवर्तक है आपका ये 18। है समझ में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पास है, हल कीजिए 21/3 प्लस 21/7। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पास है 21/3 प्लस 21/7। ठीक है, इसको जो है हमें जोड़ना है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए जिसका हर है, हर क्या है, इन दोनों का अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो जब हर अलग अलग होता है तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 3 और 7 का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए 3 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा, दोनों दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये जो है किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3 और ये 7 है, अब ये जो है 7 से भाग जाएगा, तो 1 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ करेंगे 3 गुणित 7, तो कितना मिलेगा 21। ठीक है, 21 आ गया इसका लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, इसके 21 आएगा लघुत्तम समापवर्तक, 21 को जो है लिख देंगे यहाँ नीचे में। क्या करेंगे, 21 को लिखेंगे नीचे में। अब देखिए ये जो 3 है, इस 3 से इस 21 को भाग करेंगे। क्या करेंगे, 3 से 21 को भाग करेंगे। तो जब 21 को जो है हम 3 से करेंगे भाग, तो कितने बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार में जाएगा भाग। ठीक है, कितने बार में भाग जाएगा, 7 बार में। तो ये जो ऊपर की जो संख्या है 3 के, इसके साथ में जो है 7 का गुणा कर देंगे। क्या किए, सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम निकाले। लघुत्तम आया 21, 21 को लिखेंगे नीचे में। अब 3 से 21 को करेंगे भाग, तो प्राप्त हुआ 7। इस 7 का गुणा करेंगे इस 21 के साथ में, यानी कि इसके ऊपर वाले संख्या के साथ में। यहाँ 21 जो है दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको गुणा करते हैं। तो 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पास है, अब इस संख्या के लिए क्या करेंगे, इस 7 से इस 21 को भाग करेंगे। चलिए 21 को जो है 7 से कर देते हैं भाग, 7 तिया 21, कितना आएगा 3। ठीक है, यहाँ 3 आया, इस 3 का गुणा करेंगे इसके 7 के ऊपर वाले संख्या के साथ में, यानी कि 21 के साथ में। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6। ठीक है, ये तो कितना आया 147 प्लस 63।
अब इस 147 प्लस 63 को जो है जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ते हैं 147 और 63 को। तो 7 और 3 होगा 10, 10 का शून्य हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11 की 1 हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया 210। कितना आया 210, यहाँ पास आएगा 210 बटे 21, नीचे में 21 है, इसको जोड़ने पर कितना है 210, तो ये हो गया 210 बटे 21। ठीक है, तो ये जो है 210 बटे 21 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 210 को 21 से भाग करना है। चलिए भाग कर देते हैं, 21 एकम 21, 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे या फिर 21 को जो है आप गुणा कर करके देखोगे तो 21 एकम 21 ये एक बार में ही आएगा। ठीक है, यहाँ घटा देंगे, कट जाएगा, उतारेंगे जीरो को, 21 शून्यम शून्य। ठीक है, इसको भाग करने पर कितना आया, तो भाग करने पर आया 10। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 10। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3 जो कि गलत होगा, दूसरा ऑप्शन है बी जो कि गलत होगा, इसमें 1 है, तीसरा ऑप्शन है 10, ये बिल्कुल सही होगा 10। ठीक है, तो 21 बटे 3 प्लस 21 बटे 7 को जोड़ने पर कितना आएगा, 10 प्राप्त होगा। एक बार फिर से समझिए क्या किया हमने, सबसे पहले जो है 21 बटे 3 था, 21 बटे 7 था। ठीक है, तो 3 और 7 का निकाले लघुत्तम, लघुत्तम निकालने पर आया 21। इस लघुत्तम को जो है लिखेंगे नीचे में, कहाँ लिखेंगे, नीचे में ऐसे। अब नीचे में लिखने के बाद जो 3 है, 3 से जो है 21 को करेंगे भाग, अब भाग करने पर जो भागफल आएगा, भागफल कितना आया था 7 आया था, इस 7 का गुणा करेंगे इस ऊपर वाले संख्या के साथ में, यानी कि 21 के साथ में, तो वह 21 गुणित 7, तो 21 गुणित 7 करने पर प्राप्त हुआ 147, बीच में है प्लस, लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ पर 7 से भाग करेंगे 21 को, तो 7 से जब 21 को करेंगे भाग तो हमें प्राप्त होगा 3, इस 3 का गुणा करेंगे इसके ऊपर वाले संख्या के साथ में, तो यहाँ हुआ 21 गुणित 3, तो कितना आएगा, ये हुआ 63। अब इन दोनों को जो है जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर आया 210 और बटे 21, इसका मतलब होता है कि 210 को करेंगे 21 से भाग, इससे भाग करने पर आया 10। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 10। ओके, अब देखिए 8वां क्वेश्चन, यहाँ पास है 15 भागित 1/4 को हल कीजिए। तो क्या करेंगे हम, 15 को जो है भाग करेंगे 1/4 से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसको भाग करने के लिए क्या करते हैं हम, 15 है, ये जो भाग है ना भाग, इसके जगह में लिखेंगे गुणा, क्या लिखेंगे गुणा, और ये जो 1/4 है अब ये हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 4 जो है ये आ जाएगा आपके ऊपर में और 1 जो है ये आएगा आपके नीचे में। ठीक है, तो नीचे में 1 आया तो इसका कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ होगा 15 गुणित 4, तो 15 गुणित 4 करने पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पास करता हूँ गुणा, 15 गुणित 4, देखिए 4 पंचे 20, 20 का शून्य हासिल आएगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, तो हुआ 60। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 60। देखिए पहला ऑप्शन है 15, ये गलत होगा, दूसरा ऑप्शन है 60, ये बिल्कुल सही आंसर होगा 60। ठीक, अब देखिए 9वां क्वेश्चन, मान बताइए 99.9 प्लस 55.05, इसको क्या करना है, हम इसको जो है हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। कितना है 99.9 प्लस 55.05। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, तो देखिए ये जो 9 है, यहाँ पर 5 है, इसके 5 के ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पास हम लगा देते हैं 0, क्या लगा देते हैं 0। ठीक है, देखिए 0 प्लस 5 कितना होगा, 5 होगा, 9 प्लस 0 9 होगा, दशमलव है दोनों, यहाँ पर क्या है दशमलव, यहाँ क्या है दशमलव, यहाँ ध्यान रखना है जो दशमलव है इसको लिखते समय दशमलव को दशमलव के नीचे में ही लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते हैं, यहाँ लगा देंगे दशमलव, जहाँ दशमलव है वहाँ नीचे में आएगा दशमलव। अब 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 5 होगा 14, 14 की 4 हासिल आएगा 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, यह हुआ 154.95। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए 150.72 गलत होगा, दूसरा ऑप्शन देखिए 162.68 ये भी गलत होगा, तीसरा ऑप्शन देखिए 154.95 ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, एक पेन की कीमत 8.50 रुपये है, ऐसे 10 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो हमें एक पेन का कीमत दिया हुआ है और 10 पेन का कीमत पूछ रहा है, तो जब भी आपको एक पेन का कीमत दिया होगा और उससे ज़्यादा का कीमत पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे,
इसका जो है गुणा करोगे इसके साथ में। तो चलिए कर देते हैं। 8.50 का गुणा होगा 10 के साथ में। तो देखिए 0 शून्यम शून्य, 0 पंचे शून्य, 0 अट्ठे शून्य, ठीक है। एक शून्यम शून्य, एक पंचे 5 और एक अट्ठे 8। इसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ने पर कितना आएगा 0, ये होगा 0, ये होगा 5, ये होगा 8। अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में लगाएंगे दशमलव, ठीक है। देखिए कितना आया, यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 85.00। तो अगर दशमलव के बाद में शून्य शून्य है, इसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि हमें प्राप्त हुआ 85। तो हमारा सही आंसर होगा 85। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ये हमारा बिल्कुल सही है 85, ठीक है। तो सही आंसर होगा 85। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, ठीक 90 अंश की माप वाले कोण को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक 90 अंश की माप वाले कोण को कहा जाता है समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। देखिए पहला ऑप्शन है न्यून कोण, ये गलत होगा। दूसरा है अधिक कोण, ये गलत होगा। तीसरा है समकोण, ये हमारा सही आंसर होगा समकोण, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। यहाँ प्रश्न है 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम क्या करेंगे 1000 के साथ में 2 का कर देंगे गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। तो हमें मिलेगा 2000। कितना आएगा 2000। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन देखिए गलत है, चौथा ऑप्शन देखिए ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2000 होगा, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, 750 ग्राम बराबर खाली स्थान किलोग्राम, ठीक है। हमें जो है इसको निकालना है किलोग्राम में। तो चलिए निकालते हैं भाई। तो देखिए 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए जो है 1000 से भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, 1000 से भाग। तो यहाँ पर 750 है, इसको जो है 1000 से करेंगे भाग, ठीक है। समझ में, क्या करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो देखिए 1000 से 750 भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 750 1000 से छोटी संख्या है। तो जब इसको भाग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास लगाएंगे 0 के बाद में दशमलव। दशमलव लगाने से क्या होता है, यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा अंदर में, ठीक है। जब एक 0 यहाँ पास बढ़ गया, अब इसको भाग कर सकते हैं। देखिए 1000 का जब गुणा करेंगे 7 के साथ में, तो कितना आएगा, 7 शून्यम शून्य, 7 शून्यम शून्य, 7 शून्यम शून्य, 7 कम 7, कितना आएगा 7000, ठीक है। तो 1000 का गुणा करेंगे 7 बार, तो कितना आएगा 7000 आएगा। यहाँ पर जो इसमें 7000 से घटा देते हैं, ठीक। तो देखिए 0 से 0 गया 0, 0 से 0 घटाएंगे बचेगा 0, 5 से घटाएंगे 0 बचेगा 5, 7 से 7 घटाएंगे बचेगा 0, ठीक है। यहाँ पास हुआ 500। लेकिन ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पास जो है हम दशमलव लगा चुके हैं, इसलिए जब भी हम इसको घटाएंगे उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या रहेगा ना, इसके आगे जो है एक 0 अपने आप ऐसे लग जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया, ये हो गया 5000। क्योंकि यहाँ पर क्या किया हमने दशमलव लगाया है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास है 1000, तो 1000 गुणित करेंगे 5, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, 0 0, 5 0 में 0 और 5 एकम 5, तो हमें मिलेगा 5000। कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ पास लिखेंगे 5, यहाँ पास आ जाएगा 5000। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 0 में से घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 5 में से घटाएंगे 5 तो आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या मिला हमें, 0.75 प्राप्त हुआ। तो हमारा सही आंसर होगा 0.75, ठीक है। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए 7.50, ये गलत होगा। दूसरा है 70.5, ये भी गलत होगा। तीसरा है 0.750, ठीक है। तो दशमलव के बाद में जो शून्य है इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा
0.75 किलोग्राम। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो 75 प्राप्त हुआ है इसके आगे भी आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होता। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.75 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पास 14वां क्वेश्चन क्या है। इसमें है, चित्रा ने बाजार से 9.50 रुपए के टमाटर और 17.75 रुपए की भिंडी खरीदी। बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो समझ जाना, अगर प्रश्न में कुल का उपयोग हुआ है, ठीक है, किसका उपयोग हुआ है, कुल का, तो समझ जाना कि प्रश्न में जो है आपको जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम जोड़ देते हैं। तो देखिए चित्रा ने क्या किया, बाजार से 9.50 रुपए के टमाटर खरीदे, तो लिखते हैं 9.50। फिर है 17.75 रुपए की भिंडी खरीदी। अब ध्यान रखना यहाँ पास जब हम 17.75 लिखेंगे तो दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है। ठीक है, फिर जो आपका दशमलव के बाद क्या है 75 है, इसको लिखेंगे इस दशमलव के बाद में। इसके पहले है 17, इसको लिखेंगे दशमलव के पहले इस तरह से। दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे ही रखेंगे। ठीक है, तो बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो इसको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 और 5, ये होगा 5, 5 और 7, तो 5 5 10, 2 12 की 2, हासिल आएगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 27 की 7, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2। ठीक है, दशमलव के नीचे आ जाएगा दशमलव, तो ये हुआ 27.25। तो देखिए सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए 26.50 है, ये गलत होगा। दूसरा है 10.80, ये भी गलत होगा। तीसरा है 20.25, ये भी गलत होगा। और चौथा है 27.25, ये बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक दिन में होते हैं आपका 24 घंटे। कितने होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 2 दिन के लिए करेंगे हम 24 गुणित 2। देखिए कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूने 4, तो आया 48, यानी कि 2 दिन में होंगे 48 घंटे। तो सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन देखिए 10 है, जो कि गलत होगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है तो वर्ग का परिमाप बताओ। देखिए वर्ग क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज होती है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है और जो भुजा होती है यहाँ पास 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है, यानी कि इसमें जितने भी भुजा हैं, आपका भुजा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका भुजा है, इसकी माप है 8 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भुजा है, यह है आपका 8 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भुजा है इसकी माप है 8 मीटर। वैसे ही ये भी आपका भुजा है, इसकी माप है 8 मीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा ये हमें बताना है। और परिमाप का मतलब क्या होती है, परिमाप का मतलब होती है कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है, क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। तो इसमें कितने भुजा, इसमें 4 भुजा हैं, इनका योग क्या होगा, ये आपका 8 मीटर, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती है, इसलिए क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8, तो कितना आएगा, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32। ठीक है, तो इसका परिमाप होगा 32 मीटर। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, 32। देखिए पहला ऑप्शन ये गलत है, दूसरा ऑप्शन यहाँ 24 है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन 16 है, ये गलत होगा। चौथा ऑप्शन है 32, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 25 पैसा का 25 पैसा 1 रुपए का खालिस्तान हिस्सा है। ठीक है, देखिए 25 पैसा क्या बोला गया है, 1 रुपए का खालिस्तान हिस्सा है। ठीक है, तो 100 पैसा, ठीक है, 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपए होता है। ठीक है, तो 25 पैसा बराबर कितना रुपए होगा, ये जो है कितना हिस्सा होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम 25 से जो है 100 को कर देंगे भाग। ठीक है, क्या करेंगे, 25 से 100 को कर देंगे भाग, तो कितना आएगा, 25 चौके आता है 100। ठीक, तो कितना आया है 4। तो जो 25 पैसा है वह 100 रुपए का चौथा भाग होगा। है समझ में। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, 4। तो देखिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 4। देखिए 18वां क्वेश्चन, 321 गुणा 9 बराबर, यहाँ देखिए 321 गुणित 9 माइनस खालिस्तान बराबर 2888। ठीक है, ये दिया हुआ, यानी कि
अगर हम 321 का गुणा 9 से करते हैं और इसमें कितना घटाएंगे कि हमें 2888 प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हल करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पास है 321 गुणित 9। सबसे पहले जो है 321 गुणा 9 कर देते हैं। चलिए देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8, हासिल आएगा 1, 9 तिया 27 और 1 होगा 28। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आया, यहाँ पास आया है 2889। ठीक है, तो जो 2889 आया है, 2889 आया है, इसमें कितना घटाएंगे कि हमें 2888 प्राप्त होगा। इतना 2888। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है इस 2888 में से 2888 को घटा देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 9 है, 9 में से घटाएंगे 8, कितना बचेगा 1, 8 में से घटाएंगे 8 बचेगा 0, 8 में से घटाएंगे 8 बचेगा 0, 2 में से घटाएंगे 2 बचेगा 0। तो कितना मिला, हमें मिला 1। यानी कि 2889 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो हमें जो 2888 प्राप्त होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, 33 गुणित 3 प्लस 3 भागित 3 बराबर खाली स्थान। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है हम करेंगे 33 गुणित 3। ठीक है, प्लस करेंगे 3 भागित 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम 33 गुणित 3 कर लेते हैं, उसके बाद फिर 3 को 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 33 गुणित 3 करने पर कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो हमें प्राप्त हुआ 99। ठीक है, तो यहाँ होगा 99 प्लस, अब जो है 3 को जो है 3 से भाग कर लेते हैं। तो 3 है, इसको करेंगे 3 से भाग, तो कितना आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। यानी कि 3 भागित 3 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 99 प्लस 1 करने पर कितना आएगा, तो 99 को जब 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10 की शून्य, हासिल 1, 9 और 1 10, तो हमें मिलेगा 100। तो हमारा सही आंसर होगा 100। तो देखिए 100 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी 100। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विषम संख्या बताइए। विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके आखिरी में, जिसके अंतिम में, ठीक है, क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, ये संख्या जो है आपका विषम संख्या होती है। इसके अलावा जो बच गया आपका 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये होगा आखिरी में तो वो संख्या जो है आपका सम संख्या होती है। तो विषम संख्या का पहचान क्या है, जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो विषम संख्या होगा। तो चलिए खोजते हैं कि किसके अंतिम में ये संख्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, इसके अंतिम में है 3, क्या है 3 है, मतलब क्या होगा, ये विषम संख्या होगा। इसमें देखिए इसमें क्या है 4, मतलब ये सम संख्या है। इसमें 8 है, मतलब ये सम संख्या है। इसमें 6 है, मतलब ये सम संख्या है। तो विषम संख्या होगा ऑप्शन नंबर 1 ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये 8 है और 10, इसका हमें निकालना लघुत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों का हम निकालेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 से पहले भाग करते हैं। तो देखिए जब 2 से इस दोनों को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 8 को भाग करने पर आएगा 4, 2 से 10 को भाग करने पर आएगा 5, 2 पंचे होता है 10, 2 चौके होता है 8, इसलिए यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से भाग करते हैं। तो 2 दूनी होगा 4, 5 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 5 को 5 का 5 ही उतार देंगे। फिर से जाएगा 2 से भाग, 2 एकम 2, 5 जो है भाग नहीं जाएगा, तो 5 को वैसी का वैसी उतार देंगे। अब जो है इसको 5 से भाग देते हैं, क्योंकि 5 जो है 5 से ही भाग जाएगा। तो 1 और 5 एकम 5। ठीक है, जब आखिरी में आ गया 1 1, तो इसको जो है छोड़ देंगे। अब यहाँ पास ये जो भी संख्या इसका आपस में जो है गुणा कर देते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक है, अब इस सब का जो है आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो क्या मिला 40। ये जो 40 प्राप्त हुआ यही हमारा होगा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 40। आया समझ में। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, 1/5 गुणित 5 बराबर खाली स्थान। यहाँ पास है 1/5 गुणित 5 बराबर क्या मिलेगा। तो देखिए जब 1/5 गुणित 5 है, इसका मतलब क्या है कि 1 का गुणा होगा इस 5 के साथ में। तो जब हम 1 गुणित 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि 1 का गुणा होगा 5 के साथ, कितना आ गया 5, तो ये हो गया 5/5। ठीक है,
ये क्या हुआ 5/5। ये 5/5 का मतलब होता है कि जो ऊपर की संख्या है 5, इसको जो है 5 से भाग करना। तो जब इसको जो है 5 से करेंगे भाग तो कितना आएगा, 5 एकम 5, तो हमें मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। ठीक। अब देखिए 23वां क्वेश्चन, 7 और 1/9 के व्युत्क्रम का योग बताइए। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है समझिए। इन दोनों का क्या करना है, हमें व्युत्क्रम का योग बताना है। तो देखिए 7 है, 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7। क्या होगा, 1/7। इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, ये 7 है, 7 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, नीचे में 1 है, तो इसका उल्टा होगा 1/7। वैसे ही 1/9 है, तो 1/9 का व्युत्क्रम होगा इसका उल्टा, यानी कि 9 आ जाएगा ऊपर में, 1 आ जाएगा नीचे में। तो हमें इन दोनों का योगफल बताना है, यानी कि 1/7 प्लस 9/1, इन दोनों का योगफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ 7 है और 1 है, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, तो यहाँ पास 7 है, यहाँ पास 1 है, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 7। ठीक है, कितना आएगा, 7। तो 7 को रखेंगे नीचे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे में क्या है, यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 7 से जो है इस 7 को भाग करेंगे। क्या करेंगे, 7 से 7 को भाग करेंगे। तो जब 7 को 7 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1, क्योंकि 7 एकम 7 होता है। इस 1 का गुणा करेंगे इस 1 के साथ में, तो ये होगा 1 एकम 1, यहाँ आएगा 1, बीच में यहाँ प्लस तो करेंगे प्लस, इस 1 से इस 7 को करेंगे भाग, तो 1 से 7 को भाग करने पर 1 ही आएगा, सॉरी 7 आएगा। तो इस 9 के साथ में जो है 7 का गुणा होगा। ठीक है, तो 7 निया होगा 63, कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक, तो यहाँ पास क्या है, 1 + 63 प्राप्त हुआ। अब इसको जोड़ देंगे, तो 63 में जोड़ेंगे 1 तो हमें मिलेगा 64, नीचे में क्या है 7, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका योगफल जो है हमें 64/7 प्राप्त हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4, 64/7, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, खाली स्थान भागित 1000 बराबर 7.531। ठीक है, यहाँ पर जो है पूछा गया है कि यहाँ पर किसको 1000 से भाग करने पर हमें 7.531 प्राप्त होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए जो है हम यहाँ पास है 7.531। ठीक है, तो जो 7.531 है इसका गुणा कर देंगे इस 1000 से। किससे कर देंगे, 1000 से। ठीक है, चलिए इसका जो है गुणा करते हैं। तो देखिए इसका गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे समझिए, यहाँ पास 3 शून्य है, इस 3 शून्य को रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस 1 का गुणा इन सभी संख्या के साथ कर देंगे। देखिए 1 एकम 1, 1 तिया 3, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7। ठीक है, अब इसके आगे में ये 3 शून्य है, इन 3 शून्य को लगा देंगे। ठीक है, अगर केवल शून्य रहेगा तब ऐसे करना है, क्या किया, पहले 1 का गुणा इन सभी के साथ में कर लिए, उसके बाद यहाँ पर जो शून्य है 3 शून्य इसको जो है यहाँ पास लगा दिए। अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 3 अंक के बाद में यहाँ पास दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद में क्या है, दशमलव है। तो यहाँ पास भी हम 3 अंक के बाद में लगाएंगे दशमलव। तो देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पास लग जाएगा दशमलव। ठीक है, और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो इसे हम लिख सकते हैं 7531। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो हमारा सही आंसर होगा 7531। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये है 7531 हमारा सही आंसर होगा। है समझ में, तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 7531, इसको जो है 1000 से भाग करने पर 7.531 प्राप्त होगा। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, अंजू ने गणित में 60 में से 30 अंक प्राप्त किए, उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, 60 में से 30 अंक प्राप्त हुआ, तो उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जितना अंक मिला है उसको लिखते हैं ऊपर में, यानी कि 30 लिखेंगे ऊपर में, और जितने में से मिला है यानी कि 60 में से मिला है इसको लिखेंगे नीचे में। ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे 100 के साथ में। किससे कर देंगे, 100 के साथ में। तो देखिए कितना आएगा, 100 गुणित 30 करने पर कितना आएगा, तो देखिए फिर से क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ में, तो 1 शून्यम 0, 1 तिया 3। ठीक है, इसके आगे 2 जीरो है, यहाँ लगा देंगे 2 जीरो, ये हो जाएगा बटे 60। ठीक है, ऐसे हुआ बटे 60। अब देखिए ऐसे बटे 60 हुआ।
अब क्या करेंगे, ऊपर में देखिए, ऊपर में 3 जीरो है, नीचे में 1 जीरो है। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। ऐसा समझ में क्या कि एक जीरो से इस जीरो को काट दिए, केवल जीरो जीरो करता है, ठीक है। जो ऊपर नीचे में क्या होता है, केवल जीरो जीरो करता है। तो यहाँ बच गया 300/6। क्या बच गया, यहाँ बच गया 300/6। अब 300 को जो है 6 से कर देते हैं भाग। चलिए भाग कर देते हैं। 6 पंचे होता है 30, ठीक, ये कट गया। यहाँ उतारेंगे जीरो को, 6 शून्यम शून्य, ये तो कितना आया, यहाँ आया 50, यानी कि क्या होगा 50%। तो अंजू ने गणित में 60 में से 30 अंक प्राप्त किए, उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, तो उसे जो है 50% प्राप्त हुए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 50% होगा। है समझ में। तो एकलव्य स्कूल की जो परीक्षा होता है उसमें इसी प्रकार से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे जो है हम आगे के वीडियो में जो है भाषा से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो गणित वाले वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो गणित में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने रीजनिंग वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उसे भी ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।